8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। तो ये इसका रहा पाठ, एक बार अच्छे से देख लेते हैं और इसमें जो भी मतलब की चीज़ जो पूछता जाता है उसके बारे में हमको जवाब देते हुए चलना है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ मैं कौन हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हैं: मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। अब इसमें कुछ प्राकृतिक निर्मित है और कुछ मानव निर्मित है, तो इनको हमको अलग अलग करना है। तो शुरू करते हैं। ये मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ तो इसमें आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, वायु, कोयला, डीजल, पेट्रोल। और इधर आ जाएगा मैं मानव निर्मित हूँ तो इसमें आ जाएगा मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टार्च और लालटेन। मतलब ये जो इसमें से दिया गया है इसी में से छांट के लिखना है इन दोनों को, ठीक है जी। तो चूंकि सूर्य का प्रकाश प्रकृति से बनता है, वायु प्रकृति की है, कोयला भी प्रकृति बनाता है, पेट्रोल भी प्रकृति से बनता है और डीजल भी, है ना। मोमबत्ती तो मनुष्य बनाते हैं, ट्यूबलाइट भी हम लोग बना लेते हैं, टार्च बनाते हैं और लालटेन भी। तो ये अलग अलग हो गया। अब दूसरा इसमें एक बिंदु उठाया इन्होंने कि कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। तो चलो जी, जहाँ जहाँ उपयोग में आते हैं। तो कोक कहाँ आता है? कोक का मतलब होता है कोयला, है ना, वो जो जो नीचे से निकलता है। तो ये फैक्ट्रियों व विद्युत ताप गृहों में काम आता है। और कोलतार, कोलतार एक तो पेंट के निर्माण में आता है और फिर सड़क सड़क निर्माण में काम आता है। कोल गैस ये कोयला खदानों के पास स्थित उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी है। पेट्रोल तो ये वाहनों और वायुयानों में लगता है। डीजल ये भी वाहनों और भट्टियों में लग जाता है ना। और सीएनजी ये वाहनों और औद्योगिक फैक्ट्रियों में काम आता है। और एलपीजी यही हमारे घरों में जो सिलेंडर में भर के आता है ना, घरेलू सिलेंडर में भर कर आता है ये, ठीक है, घरेलू गैस सिलेंडर में। और कोयला ये जो सामान्य कोयला होता है ये ईंधन और भट्टियों में काम आ जाता है, ठीक है जी। अब आते हैं अगला पेज नंबर 20। ये रहा पेज नंबर 20। इसके क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्न 1 है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीएनजी, कोलतार, मृत अवशेषों, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये वही चीज़ है, एलपीजी जिसे बोलते हैं, और बिटुमेन। तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। नैप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। और वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है, यानी एलपीजी है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे निशान लगाइए। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं मतलब क्या होते हैं? एक तो कई लिखे हैं ऑप्शन। प्रकृति में सीमित मात्रा में, प्रकृति पर निर्भर होते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते, अधिक मात्रा प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। ये जी सीमित मात्रा में होते हैं, क्योंकि अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर ये लाखों सालों तक लगेगा इनको बनने में। तो पहले का जवाब हो गया ए, यानी कि प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। दूसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन। सबसे कम प्रदूषक ईंधन का मतलब होता है जो सबसे कम वो प्रदूषण छोड़ता हो, है ना। तो पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सभी प्रदूषण छोड़ते हैं। सीएनजी ये सबसे कम प्रदूषण छोड़ता है। मतलब एक तरह से प्रदूषण रहित मान ले, प्रदूषण तो तब भी कुछ भी जलाओगे होगा, पर लगभग ठीक है ना। सबसे कम जो है सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस है ना। तो सही कथन का चयन कीजिए।
अब इसमें 4 बिंदु हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है जबकि बड़ा आसान है। प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। उच्च दाब पर संपीड़ित, तो इसमें कौन सा है सही कथन का? तो यही सही है। जलाया मतलब ये सब में नहीं है तो ये भी, पर ये लिखा है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में यानी सीएनजी के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, तभी तो ये हमारे वाहनों में और उसमें क्या बोलते हैं कि फैक्ट्रियों में काम आ रही है ना। और बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है ये भी फैक्ट्री में। तो ये सी जो है हमारा इसमें सही है, बाकी जो है सही नहीं है। अब ये कह रहे हैं अक्षय प्राकृतिक साधन। अक्षय का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, वो उसे बोलते हैं अक्षय। तो अक्षय प्राकृतिक साधन हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी खत्म हो जाते हैं और सूर्य का प्रकाश जब तक सूर्य है तब तक कभी खत्म नहीं हो। और खत्म तो होता है लेकिन ये कई अरबों साल लग जाएंगे, अभी हम अरबों साल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारे लिए अक्षय हो जाएगा। ठीक है जी। निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप, कोल तार, कोक, कोयला, गैस, डीजल, लगभग शुद्ध रूप कोक होता है। ठीक है जी। कोक एक कार्बन का एक रूप है। ठीक है। और एकदम शुद्ध रूप तो फिर हीरा होता है। ठीक है। तो लगभग जो है कोक में आता है। अब समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो नष्ट हो जाएंगे, जो जो समाप्त हो जाते हैं और जो समाप्त नहीं होने वाले। तो हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्यजीव और कोयले के बीच में से छांटना है। तो जो समाप्त हो जाता है, क्या वन तो बनते बिगड़ते रहते हैं, वन्यजीव भी बनते बिगड़ते रहते हैं, कोयला भी बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन जो नष्ट ना होने वाले हैं यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो कौन? हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी। चूँकि ये प्रकृति प्रदत्त है और इनका साइकिल चलता रहता है, इसलिए ये जो है कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। अब हम लेते हैं पेज नंबर 21 का प्रश्न नंबर 4। तो 21 का प्रश्न नंबर 4 ये कह रहे हैं कि कार्बनीकरण क्या होता है? तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ये एक तरह की परिभाषा है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? एक तो त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है। छठवें में ये कह रहे हैं कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी पदार्थों के नाम लिखिए। तो कोयले के उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, उनके नाम है कोक, कोलतार और कोयला गैस। इतने नाम है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का निर्माण होता है, अतः ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? यानी जो ये जीवाश्म ईंधन है इसको कैसे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हो आप? तो जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेवजह खर्च करेंगे तो जाहिर है कि बर्बाद हो जाएगा।
और बहुत ही ज़रूरी है, तो खर्च करेंगे तो काफ़ी समय तक चलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो एक तरफ लिख लीजिए पेट्रोलियम के संघटक और एक तरफ लिख लेते हैं उपयोग। तो पहला हम पेट्रोलियम का संघटक ले रहे हैं एलपीजी। तो ये कहाँ काम आता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल ये कहाँ काम आता है? मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। शुष्क धुलाई समझ रहे हैं? ड्राई क्लीनिंग, जो वो जहाँ कोट वगैरह धुलने जाते हैं ना, महंगी साड़ियाँ, कोट या कुछ इस टाइप की चीज़ें, ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं वहाँ काम आता है। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल कहाँ काम आता है? स्टोव में, लैंप, जेट वायुयानों के लिए ईंधन इनके काम में आता है। ठीक है जी। और डीजल कहाँ काम आता है? भारी मोटर वाहनों में और विद्युत जनित्रों के लिए, यानी कि जनरेटर के लिए ईंधन के काम में आता है। ठीक है। विद्युत जनित्र माने जनरेटर। जनरेटर तो नाम सुना ही होगा आपने। स्नेहक तेल माने स्नेहन, ये लुब्रिकेंट जिसको बोलते हो, ये जो गाड़ियों में तेल डलवाते हैं ना, कौन सा अलग से ऑयल डलता है जो, है ना, वही स्नेहक तेल कहलाता है। ये काहे काम आता है? लुब्रिकेंट करने में, यानी हिंदी में स्नेहन बोलते हैं। ठीक है जी। इंजन में, ब्रेक में, ऐसे अलग अलग प्रकार के तेल आते हैं, वो ऑयल आते हैं, स्नेहक तेल के कहलाते हैं। ठीक है। और पैराफिन मोम, ये जो मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के निर्माण में पैराफिन मोम का इस्तेमाल होता है। और विटुमिन, विटुमिन यही होता है जो जिससे पेंट बनता है, और सड़क निर्माण में जो कोल तार या डामर जिसको बोल देते हो, वो विटुमिन नाम का वो एक पदार्थ बनता है। ठीक है। उसी से सड़क निर्माण होता है। अब 11वां ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। ठीक है। तो ये पेज नंबर 22 पर है। ठीक है। का 11वां प्रश्न है। तो ये किताब में बना हुआ है। आप यहाँ पर एक तैला से चट्टान बना दीजिए, इधर जल भर दीजिए, इधर तेल भर दीजिए, इधर गैस, और ये चट्टाने हैं, ऊपर से ड्रिल करने के लिए कुएं बना दीजिए। तो ये अगर पाइप गैस के पास आएगा तो गैस निकलेगी, तेल के पास चला जाएगा तो तेल निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो है इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक। अब जो है ये प्रश्न नंबर 12, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब थोड़ा सा बड़े प्रश्न हैं। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। तो PCRA द्वारा दी गई सलाह नंबर 1, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, यानी देर तक अगर गाड़ी स्टार्ट स्थिति में ना रखें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर दें। और टायरों का दाब सही रखिए, मतलब टायरों पर पर्याप्त मात्रा में हवा होनी चाहिए, एकदम से ना कम ना एकदम से ज़्यादा, पर्याप्त, जो उसका निर्धारित प्रॉपर उसकी यूनिट है उतना ही रखिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित रखिए, और गाड़ी मेंटेन रखिए। ये नहीं कि पता चला धुआं ज़्यादा फेंक रही है या कुछ नट बोल्ट की गड़बड़ है तो क्या होगा, परेशानी आएगी। और समय बेसमय आप इंजन स्टार्ट रख के काम करेंगे तो वो नुकसान पैदा करेगा। अब लेते हैं प्रोजेक्ट 1। अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए और दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जी ये दिसंबर तक की जानकारी है। यहाँ ऊर्जा की खपत यूनिट में लिख लीजिए, और जितना बिल आ रहा है वो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आइए कि इन प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई? तो जिनमें कम आया है देखो, जनवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। और किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो मार्च, मई, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, जून और अक्टूबर में। बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका कारण क्या है? देखो भाई, जिन माह में बिजली का बिल आया है इसका मतलब ये बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल किया है।
तो बिल अधिक आने का कारण घरों में और बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल क्या है, या तो फ्रिज चलाओगे, हीटर चलाओगे, कूलर, टीवी, गीजर, ऐसे जो उपकरण हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो उसी का कारण यहाँ लिख देना है। अब आगे ये कह रहे हैं कि बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो विद्युत उपकरणों का प्रयोग कम करके तथा स्विचों को ऑफ स्थिति में रखकर बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। मतलब बेवजह विद्युत उपकरण न चलाएं, या चलाएं भी तो उतना चलाएं जितना ज़रूरी है, और स्विचों को अक्सर ऑफ रखें। इससे क्या होगा, बिजली की खपत कम होगी। अगर बिजली स्विच ऑन है तो कई बार क्या होता है, हवा में नमी की वजह से भी बिजली उसमें कनेक्शन होता रहता है और बिजली का मीटर चलता रहता है। तो इसलिए उसको ऑफ करने की भी स्थिति में रखेंगे तो बेटर रहेगा। आगे कह रहे हैं कि ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, जैविक ऊर्जा होता है और जैविक ईंधन, इनसे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जी प्रोजेक्ट नंबर 2 है, कह रहे हैं कि ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और पोस्टर बनाओ। तो ईंधन के संरक्षण के नारे एक तरफ लिख लिया, एक तरफ पोस्टर लिख लिया। तो ईंधन के नारे लिख लीजिए, ईंधन अमूल्य संसाधन, इसका ना करो अत्यधिक दोहन। ये जी इधर पोस्टर बना दीजिए ईंधन के बचाने के लिए, ठीक है। ईंधन को हम बचाएंगे, सबके जीवन में आनंद बरसाएंगे। तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ एक पोस्टर बना देते हैं। और ईंधन बचाओ, जागरूक नागरिक का तुम कर्तव्य निभाओ। तो ये लिए ऐसा एक पोस्टर बना दिया और लिख दिया ईंधन बचाओ। इस तरह ये पाठ नंबर यानी कि अध्याय 3 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 4 में।